नमस्कार दोस्तों, आज की शानदार विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह साइंस प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम करने वाले महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज का हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार साइंस जीके सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है या एकदम सही है, ऑप्शन एकदम सही है। अशुशक्ति शक्ति की इकाई होती है, अभी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, या भी सही है। तो इसमें गलत विकल्प छाटना, तो सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई दिया हुआ या गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह विकल्प सुमेलित नहीं है। सेल्सियस वास्तव में तापमान की इकाई है, उष्मा की नहीं। बाकी विकल्पों की बात करें तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अशुशक्ति शक्ति की परंपरागत इकाई है, और समुद्री मील जो है समुद्री एवं वायु दूरी मापने की इकाई है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? एक समुद्री मील बराबर जो होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा केचुआ निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है। आपसे पूछा है कि केचुआ जो है निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और यह क्वेश्चन पूछा गया है अभी एनटीपीसी एग्जाम में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए या लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनेलिडा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एनेलिडा संघ का है। केचुआ जो अर्थवर्म जो है वह अर्थवर्म यानी कि कछुआ का शरीर खंडों में बटा होता है, इसलिए यह एनेलिडा संघ में रखा गया है। एनेलिडा शब्द लैटिन शब्द के एनुलस यानी कि अर्थ यानी कि छल्ला या रिंग से बना है। इसके शरीर पर खंड दिखाई देता है और यह वृत्ताकार तथा लंबवत पेशियों से युक्त होता है। उदाहरण के तौर पर केचुआ, जोक आदि। बाकी विकल्पों की बात करें तो आर्थ्रोपोडा जिनके पैर जोड़े वाले होते हैं, जैसे कीट, मकड़ी, केकड़ा आदि। मोलस्का की बात करें तो जिनका शरीर मुलायम और खोल से ढका होता है, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस। और प्रोटोजोआ की बात करें तो एक कोष की सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वह आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल है जो सभी जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। डीएनए वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। यह संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस crick ने 1953 में बताई थी। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जिसमें 3 भाग होते हैं। नाइट्रोजन बेस होते हैं ATGC यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआसिन और साइटोसिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह को नोबेल गैसों का समूह कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह को नोबेल गैसों का समूह कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह 18 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समूह 18 में पाए जाने वाले तत्वों को नोबेल गैस कहा जाता है। इसमें शामिल प्रमुख गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान। इनकी विशेषताएं क्या है? तो रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं, पूर्ण बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल होने के कारण अन्य तत्वों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कम करते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 जो है नोबेल गैस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुडोल्फ डीजल ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रुडोल्फ डीजल ने। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने वर्ष 1892 में किया था। इसे कंप्रेशन इंजन भी कहा जाता है। चलिए प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लिख लीजिएगा। टेलीफोन का आविष्कार, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लुई बियर्ड ने किया था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो डायनामाइट की खोज इंपॉर्टेंट है, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड
नोबेल ने की थी। स्टीम इंजन जेम्स वाट्स ने खोज की। तो डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल अभी हम लोग पढ़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की? तो CO2 की खोज जो की थी जोसेफ ब्लैक ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। जोसेफ पिस्टल ने ऑक्सीजन की भी खोज की थी। और एक्सरे की खोज विलियम रॉटेंसन ने की थी। तो ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन करिएगा, आपको याद हो जाएगा और यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। टाइफाइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है या प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, कमजोरी आदि। इससे बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन और अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड के जांच के लिए प्रमुख टेस्ट जो होता है बिडाल टेस्ट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। ये तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट के अध्ययन को इनका उपयोग होता है। अल्ट्रासोनिक की बात करें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। सुपरसोनिक की बात करें ध्वनि की चाल से अधिक गति से संबंधित। तो श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आपसे पूछा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में किया जाता है। अवतल दर्पण जो है सेविंग मिरर में उपयोग होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब समान आकार का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहां होता है? आपसे पूछा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहां होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का औसत मान लगभग 9.8 कितना? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर यहां जी अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी शून्य होता है। पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने से जी घटता है लेकिन न्यूनतम नहीं होता है। पृथ्वी का आकार चपटा गोलाब है। ऊंचाई बढ़ने पर जी घटता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा सैन्यता की इकाई क्या है? आपसे पूछा कि सैन्यता की इकाई क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉइज। पॉइज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। POISE, पॉइज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सैन्यता द्रव के बहाव का विरोध करने का गुण है। इसकी CGS इकाई, क्या CGS इकाई पॉइज होती है। अधिक सैन्यता वाले द्रव धीरे धीरे बहते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो पास्कल जो है दाब की इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है, कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है, जल की सैन्यता कम होती है, शहद की सैन्यता अधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में लालत कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण कहां होता है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का निर्माण कहां होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBC का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक पाया जाता है। RBC का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि एलिसा टेस्ट जो होता है वह किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा टेस्ट का उपयोग एचआईवी एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम क्या होता है, तो एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे होता है, या शरीर में वायरस के विरुद्ध बने एंटीबॉडी का पता लगाता है। एचआईवी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है। एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है, या एसआईवी वायरस है। वर्ल्ड एड्स डे मनाया कब जाता है, तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। पौधे क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बताइए एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, या गले के श्वास नली के पास स्थित होती है, या थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। थायरॉक्सिन शरीर की वृद्धि और चयापचय को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी, या विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा मानी जाती है। पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलियम नामक कवक से होता है। इसका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार में किया जाता है। एडवर्ड जेनर जो दिया है चेचक के टीके की खोज की थी। लुईस पॉस्चर ने पौष्टिकरण सिद्धांत दिया है। एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपसे पूछा है कि ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैसों में ध्वनि की चाल पर तापमान और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। माध्यम के घनत्व में परिवर्तन से भी ध्वनि की चाल पर प्रभावित होती है। सामान्य परिस्थितियों में दाब का ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि ठोस में सबसे तेज और गैसों में सबसे धीमी चलती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु की ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती। इको ध्वनि का परावर्तन होता। सोनार जो है ध्वनि तरंगों पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, या आपसे पूछा यानी कि गलत विकल्प आपको छांटना है। तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, या एकदम सही है। टिटनेस जीवाणुओं से होता है, या भी सही है। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, या भी सही है। खसरा जीवाणु दिया हुआ यह गलत हो जाएगा। खसरा का कारण जो होता है खसरा वायरस होता है, मीजल्स वायरस होता है, ना कि जीवाणु। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, यह गलत विकल्प है। खसरा का कारण खसरा वायरस है, मीजल्स वायरस। विकल्प में इसे जीवाणु से जोड़ा गया जो गलत है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। टेटनस जो है जीवाणु क्लास्ट्रीडियम टेटनी जीवाणु से होता है। टाइफाइड जो था जीवाणु से होता है, या साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से, तो वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं वो है पोलियो, खसरा, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। जीवाणु से होने वाले रोग जो है टाइफाइड, टिटनेस, क्षय रोग,
हैजा है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, अमीबाइसिस नींद की बीमारी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। आपसे पूछा है कि शुद्ध सोना जो होता है कितने कैरेट का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो यस लिख दीजिए, नहीं पता है तो नो लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 24 कैरेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना माना जाता है। इसमें लगभग 99.9% सोना होता है। आभूषण बनाने में सामान्यतः 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना अधिक मुलायम होता है। गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या, तो अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे। गोल्ड का रासायनिक प्रतीक जो होता है एयू होता है। हॉलमार्क शुद्धता का प्रमाण होता है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। आपसे पूछा है कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वक्र में, यानी कि किडनी में। किडनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वृक्क रक्त को छानकर अशुद्धियां बाहर निकालता है या शरीर में जल और लवण संतुलन बनाए रखता है। वक्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया वक्र में होती है। मानव शरीर में 2 वक्र होते हैं। डायलिसिस का उपयोग किडनी फेलियर में किया जाता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आपसे पूछा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्लाइडेन और शॉन ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और शॉन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। सेल जो होता है जीवन की मूल इकाई है। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में कोशिका देखी थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का साइंस जीके प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही रोज साइंस जीके जीएस और रेलवे एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। धन्यवाद।